हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल और हम स्मार्ट क्लासेस में। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें न्यू चैप्टर नंबर 7। ठीक है, चैप्टर का नाम है मानव पूंजी निर्माण। तो इससे पहले 6 चैप्टर मतलब 1 से लेकर 6 चैप्टर की वीडियो बन चुकी हैं, जिसका लिंक मैं आपको नीचे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिस बच्चे ने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर आप उस वीडियो को देखिए और उसके बाद आप डन ये वाली वीडियो देखिए। अगर आपने पहली वीडियो देख रखी है और आप इसी चैप्टर के लिए आए हैं तो मोस्ट वेलकम, क्योंकि इस चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं मानव पूंजी निर्माण। मतलब जो मानव है वो किस तरीके से पूंजी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, मानव क्या करता है और पूंजी का निर्माण करने के लिए वो कौन कौन सी चीज़ों का यूज करता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं बीच बीच में बताता रहूंगा जो भी आपके पेपर में आते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट, और बने रहिए आप हमारे साथ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू औरम स्मार्ट क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मानव पूंजी निर्माण, जो कि आप बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। बचपन मतलब 6 क्लास से ही आपको थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है एसएसटी के अंदर। तो मानव पूंजी क्या होती है, भौतिक पूंजी क्या होती है, ये सारे डिस्कस हम करने वाले हैं। तो भौतिक पूंजी से अगर हम अभिप्राय देखें, इसकी अगर हम परिभाषा देखें कि इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, तो वे सभी आगत, आगत मतलब होता है वस्तु, ध्यान रखना, ठीक है। इकोनॉमिक्स वाले हो तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आगत मतलब क्या होता है, वे सभी आगत जिनका प्रयोग उत्पादन की प्रक्रिया मतलब किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए जिन चीजों का, जिस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है, भौतिक पूंजी। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें तो प्लांट, मशीनरी, कारखाना, इमारतें, कच्चा माल, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, भौतिक पूंजी होती हैं। ठीक है, समझ आया। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि मानव पूंजी क्या होता है, भौतिक पूंजी तो हमने देख लिया, लेकिन मानव पूंजी क्या होता है। देखो, मानव पूंजी की डेफिनेशन है कि मानव पूंजी से अभिप्राय निपुणता, शिक्षा, ज्ञान के स्टॉक से है। नहीं समझे, अभी समझाते हैं। देखिए, सपोज कीजिए मेरे पास में ग्रेफाइट है, ठीक है, और मेरे पास में लकड़ी है, ठीक है। मेरे पास में लकड़ी है और मेरे पास में इन सब बनाने के लिए एक मशीन है, ठीक है। इससे मैं क्या करना चाहता हूँ, पेंसिल बनाना चाहता हूँ, ठीक। देखिए, ये जो है ये भौतिक पूंजी है ना। लेकिन उस पेंसिल को किस तरीके से डिजाइन करना है कि सबको अच्छी लगे, क्या लुक देना है उसका, क्या नहीं देना है, तो उस चीज का जो डिजाइन मैंने बनाया है, उसका जो तरीका बनाने का है, उसमें जो सारी चीजें उसका मैंने जो यूज किया है, उसका फिगर मतलब उसको बनाने के लिए या फिर उसका मतलब उसकी शेप बनाने के लिए, तो वो क्या कहलाता है, वही मानव पूंजी है। ठीक है, आपके पास में अगर एग्जांपल हम दें कि आपके पास में दूध भी है, चाय पत्ती भी है, पानी भी है, गैस भी है, सब कुछ है, लेकिन अगर आपको चाय बनानी है तो वो चाय बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर मैंने चाय बनाई तो बकवास बनेगी, लेकिन अगर मोस्टली कोई गर्ल्स बनाती है जो उनका पेशा ही यही होता है, तो वो बहुत अच्छी तरीके से चाय बनाएगी। क्यों? क्योंकि उनकी जो मानव पूंजी है, मतलब जो उनकी निपुणता है उस चीज में काफी अच्छी है, उस चीज के प्रति उनकी नॉलेज अच्छी है, उनका ज्ञान अच्छा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती है, मतलब अगर हम ज्ञान का मतलब देखो, मानव पूंजी का डायरेक्टली यहाँ पर मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को किस तरीके से आगे प्रूफ करना है या बनाना है, तो उसे ही बोला जाता है मानव पूंजी। ठीक है, मानव पूंजी निर्माण या मानव पूंजी। समझ में आया इन दोनों की डेफिनेशन? ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। मानव पूंजी निर्माण के कौन कौन से स्रोत होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्रोत स्टूडेंट्स होता है कि शिक्षा पर व्यय या खर्च। देखिए, जितनी अच्छी शिक्षा होगी उतना अच्छा आपका रोजगार होगा, और जितना अच्छा रोजगार होगा उतना अच्छा प्रोडक्शन होगा, जितना अच्छा प्रोडक्शन होगा उतनी अच्छी जीडीपी होगी, और जितनी अच्छी जीडीपी होगी उतना अच्छा देश समृद्ध करेगा, और जितना अच्छा देश समृद्ध करेगा उतना ही देश का विकास होगा। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होती है। मतलब जो शिक्षा है, अगर आपकी मानव के जीवन में जो शिक्षा प्रणाली है वो काफी अच्छी है, तो उसका क्या करती है, आय को अर्जित करने में मदद करती है। अच्छी शिक्षा प्रणाली देश की जीडीपी को भी बढ़ाती है। ठीक है, नेक्स्ट, स्वास्थ्य। मतलब ये भी बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, स्वास्थ्य पर खर्च करना चाहिए, क्योंकि अगर हम स्वास्थ्य पर खर्च
नहीं करेंगे तो बीमार आदमी कैसे काम करेगा, और जब बीमार आदमी काम नहीं कर पाएगा तो उसका घर नहीं चल पाएगा, जब घर नहीं चल पाएगा तो रोजगार नहीं मिलेगा, आय नहीं आएगी, आय नहीं आएगी, उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी, जब जीडीपी नहीं बढ़ेगी तो आप समझ सकते हैं देश का विकास नहीं हो सकता। तो इसलिए स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं हमारे मानव पूंजी निर्माण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि सरकार किन किन चीजों पर ज्यादा मोस्टली स्वास्थ्य पे कौन कौन सी चीजें हैं ऐसी जिन पर ज्यादा खर्च किया जाता है। तो मुख्य रूप से औषधि मतलब टीकाकरण वगैरह, अभी आपका जैसे कि कोवैक्सीन का जो टीका लग रहा है तो इस पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, पैसा खर्च कर रही है। उसके बाद में रोगनाशक दवाइयां जो कि आपकी प्रतिजैविक वगैरह जो दवाइयां होती हैं वो हो गई। स्वास्थ्य शिक्षा जैसे कि आपका एम्स हो गया, मेडिकल्स हो गया, बहुत सारी ऐसी स्टडीज हो गई। ठीक है, इन सब पे भी गवर्नमेंट खर्च करती है। पीने के पानी पर गवर्नमेंट खर्च करती है। स्वच्छ भारत मिशन जो कि आप देख रहे हैं आपके आसपास जो चलाया जाता है 2 अक्टूबर को, मतलब ये आपका ज्यादातर देश को अच्छा स्वास्थ्य कहते हैं कि अगर आपके आसपास गंदगी नहीं है तो आप स्वस्थ रहेंगे, है ना। अब जैसे कि गर्मी आने वाली है तो अब मलेरिया से बचने के लिए लोग बाग बहुत सोशल हो जाएंगे, पानी जमा नहीं होने देना, ये मतलब ये सारी चीजें क्या है, तरह तरह के कार्यक्रम चला जाएंगे, तो ये स्वास्थ्य से रिलेटेड ही है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। कार्य के दौरान प्रशिक्षण, स्टूडेंट यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो मैं आपको बताना चाहता हूँ बट नहीं बता पाऊंगा क्योंकि समय की बहुत पाबंदी है और हमें ज्यादातर मोस्टली अपना सिलेबस कवर करना है क्योंकि ये तो चलता रहता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारी जो बेसिक शिक्षा है मैं आपको बता देता हूँ। हमारे यहाँ पर क्या होता है, मोस्टली इंडिया के अंदर क्या होता है, जो हमारी इंडिया है इस इंडिया के अंदर क्या होता है, जो ज्यादातर क्या होता है थ्योरी वाले सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस किया जाता है, प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट पर फोकस नहीं किया जाता। मतलब हमारे को पढ़ाया तो बहुत अच्छे तरीके से जाता है मीन्स, लेकिन हमारे को प्रैक्टिकल नहीं किया जाता, जिसके कारण क्या होता है हमें नौकरी में बाधाएं देखने को मिलती हैं। हमें सारी चीज पता होती हैं लेकिन हम उनको कर नहीं पाते हैं। तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे यहाँ पर कि हमारे यहाँ पर नौकरी के दौरान साथ साथ प्रशिक्षण भी जरूरी होता है कौशल के साथ साथ। क्योंकि अगर पढ़ाई के साथ साथ में शिक्षण नहीं होगा, प्रशिक्षण नहीं होगा, ट्रेनिंग वगैरह नहीं होंगी तो हम किसी भी चीज में कुशल नहीं हो पाएंगे। अगर होता है तो कुशलता को बढ़ाते हैं और जब कुशलता बढ़ेगी, उनकी स्किल्ड बढ़ेंगे तो क्या होगा, आय के स्रोत भी बढ़ेंगे, जिसके कारण क्या होगा, मानव पूंजी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ है हमारा हस्तांतरण प्रवास व्यय। मतलब हम क्या करते हैं, हम क्या मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, आने जाने वाली चीजों पर भी क्या करती है, बहुत पैसा लगाती है। आपने देखा होगा सड़कें बन रही हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, मेट्रोज बन रही है, तरह तरह की नई नई तरह प्रकार की बसें आ रही हैं। ये सब क्या होता है, ये इन सरकार इन पर ऊपर खर्च क्यों करती है, ताकि हम एक आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर अपना टैलेंट दिखा सकें और अपना काम धंधा कर सके। तो परिवहन पर खर्च किया जाता है और जीवन निर्वाह की लागत यानी कि भिन्न भिन्न वातावरणों में अलग अलग तरीके से ये किया जाता है ना। मतलब अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से। अब ये नहीं है कि भाई मैदानी क्षेत्र में तुम अलग तरीके से खर्च करोगे, क्योंकि मैदानी क्षेत्र है तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग खर्चा होगा, लेकिन अगर पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो वहां पर अलग तरीके से पैसा लगाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी क्या होती है, इन पर प्रवास पर भी क्या होता है, गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है। क्यों, क्योंकि एक शहर से दूसरे शहर में हम अपनी टेक्नोलॉजी को ले जाने में सक्षम हो जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है, सूचना पर व्यय। क्योंकि सूचना नहीं होगी तो किसी चीज का तो हमें पता नहीं चलेगा, इससे हमारे चीजें क्या हो जाएंगी, ज्ञान अधूरा रह जाएगा, नॉलेज अधूरी रह जाएगी, टेक्नोलॉजी कम रहेगी। तो इससे क्या होगा, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, जो देश होता है वो विकास के योगदान में बहुत ज्यादा मदद करता है। अगर आप इस पर व्यय करते हैं तो सभी देशों को सूचना एकत्रित करना किया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें सबके बारे में पता भी तो होना चाहिए, जैसे यूके में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, उसके बाद में हमारे पड़ोसी देशों के बीच में क्या चल रहा है। तो ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी और इनकी कुशलता भी हमारे स्किल को बढ़ाती है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 डॉक्टर्स माने जाते हैं, इंजीनियर्स हमारे यहाँ के सबसे नंबर 1 माने जाते हैं, साइंटिस्ट हमारे सबसे नंबर 1 माने जाते हैं, लेकिन हम मार कहाँ खा जाते हैं, प्रशिक्षण के दौरान। ठीक है, तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। समझ आ रहा है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मानव पूंजी की भूमिका या महत्व, यानी कि ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होती है। तो उच्च उत्पादन और उत्पादकता, मतलब अगर मानव पूंजी उत्पादन, मतलब क्या होता है, मानव पूंजी निर्माण जो होता है वो उत्पादन को बढ़ाता है। क्यों, अच्छी शिक्षा और प्रशिक्षण क्या होते हैं, संसाधन बढ़ाते हैं, और जब संसाधन बढ़ेंगे तो निवेश के नए नए रास्ते खुलेंगे, तो इससे क्या होगा, रोजगार में भी वृद्धि होगी।
उच्च जीवन प्रत्याशा, मतलब जीने की, अगर अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं तो डॉक्टर्स बनेंगे, अपने आसपास सफाई रखेंगे, इंटेलिजेंट लोग होंगे, तो इससे क्या होगा, जो जीवन स्तर है वो भी सुधरेगा, अच्छा भोजन वगैरह खाएंगे, है ना। तो जीवन की गुणवत्ता में सुधार, यानी कि लोग जीवन की जो गुणवत्ता होती है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य या अच्छे कौशल पर निर्भर रहती है, तो अगर ये सारी चीजें अच्छी होंगी तो उनकी कमाई अच्छी होगी, तो उनका रहन सहन अच्छा होगा, ताकि उससे क्या हो सके, तो उनको शिक्षा भी अच्छी मिलेगी, जीने मतलब शारीरिक शिक्षा होगी, या फिर उनकी क्या हो गया, उनकी मेडिकल फैसिलिटी हो गई, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, उनके जीवन को सुधारने के लिए ही होती है ना। नेक्स्ट है हमारी टेक्नोलॉजी में सुधार, आविष्कार, मतलब जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी उतने ज्यादा आविष्कार होंगे, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है तो आविष्कार भी नहीं होते। कहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी होती है वो आविष्कार की जननी होती है ना। तो मतलब मानव पूंजी एक अच्छी टेक्नोलॉजी को भी बढ़ाती है। जब देश की टेक्नोलॉजी अच्छी होती है, यानी कि तकनीक बढ़ती है, तो मानव तरह तरह के आविष्कार में योगदान देता है, जिससे कि मानव पूंजी में वृद्धि होती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भागीदारी और समानता को बढ़ाना। भागीदारी का अर्थ क्या होता है, देखिए, उत्पादन शक्ति में भाग लेने वाले मजदूर, जो श्रमिकों की संख्या, इससे श्रम की उत्पादकता में भी वृद्धि होती है, जिसके कारण आय और धन के वितरण में क्या होता है, और वितरण में रोजगार की समानता आती है। मतलब हर कोई क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, तो इससे क्या होता है, लोगों का टैलेंट निखर के आता है, तो उस टैलेंट के अकॉर्डिंग उनको क्या मिलता है, धन मिलता है, आय मिलती है, सारी चीजें यहाँ से निकल के जाती हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, मानव पूंजी निर्माण में कौन कौन सी बाधाएं एवं समस्याएं। देखिए, अगर अच्छी चीज होती है तो बुरी चीज भी साथ में आती है, ये तो फैक्ट है, क्योंकि अगर हमें किसी चीज का बेनिफिट्स है तो उसका क्या है, हमें नुकसान भी होता है। तो सबसे पहले देखिए क्या है, बढ़ती जनसंख्या, यानी कि बढ़ती हुई जो जनसंख्या है, मौजूदा जितने हमारे संसाधन है और जो सुविधाएं हैं, जैसे कि अस्पताल, शिक्षा, रोजगार और जल पूर्ति, इनके क्या होता है, प्रति व्यक्ति क्या होती है, उपलब्धता धीरे धीरे कम करा देती है। तो इसमें संसाधनों में क्या होता है, कमी आती है, जो लोगों के जीवन की गुणवत्ता को क्या करती है, कम कर देती है। ठीक है। बुद्धिजीवी अपवाहन, मतलब जो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, वो अच्छी इनकम उनको यहाँ पर नहीं मिल पाती है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो फॉरेन कंट्री की ओर को अपना रुख कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कैपेसिटी के अनुसार यहाँ पर उनको इनकम नहीं मिलती, तो बाहर वाले यानी कि जो विदेशी जो देश होते हैं, जो विदेश होता है, वहां पर उनको उनकी कैपेसिटी के अनुसार क्या होता है, पैसा मिल जाता है, तो उनका परिवहन, इसे ही बोलते हैं बुद्धिजीवी अपवाहन। ठीक है। उसके बाद में अपर्याप्त संसाधन, यानी कि मानव पूंजी निर्माण के लिए जो आवश्यक संसाधनों में कमी के कारण क्या होता है, मानव पूंजी निर्माण में बाधा आती है, सीमित संसाधन होने के कारण। यह आप 11th क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के आए हैं कि सीमित संसाधन क्या है ना। उसके बाद में गंभीर अकुशलताएं, मतलब लोग क्या है, यानी कि जो समाज है उसके जो संसाधनों का प्रयोग बहुत कम कर रहा है, मतलब पूर्ण रूप से पूरी तरीके से उनका यूटिलाइज नहीं कर रहा है, जिसके कारण कुशल व्यक्तियों का या तो उपयोग नहीं हो पा रहा है या फिर कम उपयोग हो रहा है, जिससे क्या होता है, खराब शिक्षा, खराब स्वास्थ्य, खराब सुविधाएं होती हैं, जिससे मानव पूंजी क्या होती है, में बाधा आ जाती है, वो सही से डेवलप नहीं हो पाती। उसके बाद में सीमित शिक्षा प्रणाली, मतलब हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, मतलब जो भारत की शिक्षा प्रणाली को छोड़कर, ध्यान रखना, सभी शिक्षा प्रणाली समय समय पर बदल दी गई हैं, लेकिन भारत की वही शिक्षा प्रणाली है मैकाले के शासनकाल की, है ना। मैकाले की शिक्षा पढ़ो, मतलब मैकाले ने हमें है ना मानसिक रूप से हमें ना गुलाम बना दिया है। वो यही चाहते थे कि हम गुलाम बन के रहें और गुलाम हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी गुलामी को पढ़े। अरे यार, हमें 70 साल हो गए, 70-72 साल हो गए देश को आजाद हुए, तो हमें बता दिया गया 1947 में हम आजाद हो गए, तो बार बार क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो मतलब उस शिक्षा को चेंज ही नहीं कर रहे हैं, मतलब बाबा आदम के जमाने की चीजें हम लोग आज पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये कहाँ हमारी शिक्षा में, कहाँ हमारे रोजगार में काम आ रही है भाई। हमें टेक्निकल चीजें सिखाई जाए जो डेली वेज में यूज होती हैं, जो हमारे रोजगार में वृद्धि कर सकें, ऐसी चीजों को हमें सिखाना चाहिए। मतलब मैं काले की शिक्षा में कोई चेंज नहीं है, वही हमारे बाप ने पढ़ा, वही हमारे दादा ने पढ़ा, वही हम लोग पढ़ रहे हैं और वही हमारे आने वाली जनरेशन पढ़ेगी, मतलब कुछ चेंज नहीं है। लोग अगर बदलना भी चाहते हैं तो लोग पीछे पड़ जाते हैं, मतलब बदलाव नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो इसीलिए क्या है, जो शिक्षा है हमारी वो काफी बेहद बेकार, यानी कि जिसे बोल सकते हैं हमारी टॉप 100 में भी एजुकेशन नहीं आती है अगर देखा जाए तो।
तो वो तो अलग बात है, ठीक है। भावुक मत होना, है ना। वो कभी कभी हो जाता है, देखो आप बहुत सारी चीजें सामना करना पड़ता है तो भावुक हो ही जाते हैं। तो सीमित शिक्षा प्रणाली आपको पता ही चल गया होगा, जिससे हमें सीमित ज्ञान मिलता है। मतलब बाबर कौन था, अकबर कौन था, ये कौन था, वो कौन था, अब भाई आया होगा ना, उसका अलग चीज है। ये कहाँ हमारे डेली वेज में कौन सा हमारा क्या है, कहाँ यूज हो रहा है हमारे लिए कि बाबर आया था, उसने उसकी लड़ाई करी। बस लड़ाई करना सिखाते रहो, है ना। रोजगार मत दो, मतलब रोजगार के प्रति मत सिखाओ, कोई टेक्निकल मत बनाओ हमें, है ना। मतलब हमें ना अपने जीवन में लड़ना मरना सिखा दो। उसने उसको मारा था, उसने इसका मारा था, उसका शासन करा था। अरे यार हद है। गवर्नमेंट प्लीज, अगर कोई इसको कोई अच्छा सा आदमी सुन रहा है तो प्लीज इस चीज को सोचो यार, है ना। उसके बाद में क्या है, कमजोर जो विज्ञान है, मतलब हमारा जो टेक्नोलॉजी है जो वो क्या है, कम है। उसका बजट भी हम लोगों का टेक्नोलॉजी का कम है। तो जिसके कारण क्या होता है, जैसे नासा है, नासा का बजट अच्छा होता है, सारी चीजें अच्छी होती हैं, तो नासा बहुत सारी चीजें आविष्कार करता है। लेकिन हमारी जो है इसरो, उसमें क्या है, बहुत कम बजट मिलता है। कोई गवर्नमेंट आती है तो देख लेती है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मोदी जी बहुत ज्यादा फोकस करते हैं इसरो की तरफ, है ना। उनका टेक्नोलॉजी में यानी कि अनुसंधान में, इन सब में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो वो थोड़ा बहुत उसको आप देख रहे हैं। वरना वो कहाँ पड़ी है, कैसे पड़ी है, तो कुछ भी, मतलब हद हो गई है। मतलब विज्ञान क्षेत्र भी हमारा बर्बाद कर दिया है। ये सारी चीजें मतलब हमारे यहाँ पे ये सब समस्याएं हैं मानव पूंजी निर्माण की। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं शिक्षा मानव पूंजी का एक भाग। देखते हैं क्या है। यानी कि शिक्षा मानव के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके कारण वह अपने कौशल और ज्ञान में क्या करता है, विकास लाता है। यह जो ज्ञान है वो स्कूल, विद्यालय, संस्थान जैसे, मतलब ऐसी बहुत सारी चीजों में क्या करता है, वो अपना संपन्न हो जाता है। भारत में लगभग साक्षरता दर 74.5 है, और वही विकसित देशों में जो दर है वो 90 से 95% होती है। यानी कि यहाँ से सिर्फ अगर हमारा देखा जाए तो एक केरल, ठीक है, एक केरल राज्य भारत का ऐसा है जो यहाँ तक पहुंचा है। वरना हम लोग सब बकवास है, यहाँ पे कहाँ तक हम पहुंचे ही नहीं है। वैसे आपके सिलेबस से 2021 का जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग से ये वाला जो था पार्ट ये हटा दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं शिक्षा के उद्देश्य क्या है। शिक्षा का जो उद्देश्य है, शिक्षा ही मानव को क्या करता है, एक जिम्मेदार नागरिक बनाती है। विज्ञान और प्रतियोगी क्षेत्र में विकास लेकर आती है। प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों में मदद करती है। मानव के दिमाग का विकास करती है। देश का आर्थिक विकास करती है। मानव पूंजी निर्माण में मदद करती है। तो बहुत सारे हैं, आप लोग भी जानते होंगे, तो आप लोग भी यहाँ पर अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं भारत में शिक्षा प्रणाली, ये पॉइंट आपका हटा दिया गया है लेकिन मैं आपको फिर भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा की अगर हम बात करी जाए भारत में, तो इस श्रेणी में एक से लेकर 8वीं तक, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे जो जिनकी एज है वो शामिल किए जाते हैं। प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षाओं के स्कूलों की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, हमने देखा है। लगभग 97% बच्चे आज प्राथमिक शिक्षा में पढ़ते हैं। सरकार के द्वारा चलाए गए कार्यक्रम में सर्व शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शिक्षा का अधिकार, मिड डे मील जैसे कार्यक्रम समय समय पर क्या है, शिक्षा में बदलाव का क्रांति लेके आते हैं। मतलब समय समय पर बदलाव किए जाते हैं। अगर देखा जाए 1950 से 51 में भारत में लगभग इतने लाख उस समय पे क्या था, मतलब ये बच्चे थे, मतलब जो प्राथमिक शिक्षा पर जो खर्च वो था। और 2015 में इतने हमारा लाख क्या था, उस पर खर्च किया गया था प्राथमिक शिक्षा के प्रति। माध्यमिक और उच्च शिक्षा देख लेते हैं। इस श्रेणी में 9वीं से 12वीं तक के बच्चे आते हैं। इसकी जिनकी जो मुख्य एज होती है वो 14 वर्ष से 19 वर्ष तक के बच्चों की लास्ट होती है, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक स्कूलों की जो संख्या में वृद्धि हुई है, जैसे कि अगर हम देखें तो जब हम आजाद हुए तो उसमें 74,000 थी, लेकिन अगर आप देखा जाए 11-12 में 332,000 भारत के स्कूलों की संख्या यहाँ पर इतनी हो चुकी है। विद्यार्थियों की संख्या देखा जाए तो उस समय पे 15 लाख थी, लेकिन आज के डेट में 482 लाख हो चुकी है, मतलब 11-12 के डाटा के अनुसार। उसके बाद में क्या है, उच्च शिक्षा क्या है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में जो था उच्च शिक्षा का विकास बहुत तेजी से हुआ, मतलब शिक्षा का विकास हुआ है, लेकिन जितना हम चाहते हैं उतना नहीं हो पाया है। तो भारत में सभी विश्वविद्यालयों का जो मार्गदर्शन करता है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी कि यूजीसी, इसको हिंदी में बोलते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है। भारत में लगभग अगर देखा जाए तो 900 से 905 विश्वविद्यालय है, जिसमें से 39,050 क्या है कॉलेज है भारत के अंदर, जो
हमारा जो लास्ट डाटा था मतलब 2011 से लेकर और 2019 तक का, ठीक है, ये डाटा है, इतने स्कूलों की संख्या है। लेकिन ये शायद अब 2020 में 35 हो गया है, यानी कि 935 कॉलेजों की उनकी संख्या यूनिवर्सिटियों की हो चुकी है, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आपने गरीबी को दूर करने के लिए सारी चीज़ें समझ ली होंगी और भारत की छोटी मोटी बेसिक शिक्षा के बारे में आपने जान लिया होगा। तो हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। और जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहा है न्यू स्टूडेंट जो है, वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को प्लीज़ स्टूडेंट आई रिक्वेस्ट यू कि आप वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, तो जिससे कि क्या हो सके बच्चों को बोर्ड के एग्जाम में ज़्यादा परेशानी देखने के लिए ना मिले। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।